नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 2019 में आज के दिन पुलवामा में अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश शहीद जवानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उनकी वीरता हमेशा देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में कई जवान शहीद हुए थे, जिनकी समिति में ही पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कल हुई कैबिनेट बैठक में कुल 1,60,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इन फैसलों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और अर्बन चैलेंज फंड और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 शामिल है और इसके अलावा 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें अंबाला दिल्ली के बीच तीसरी और चौथी लाइन, कसारा से मनमाड के बीच में तीसरी और चौथी लाइन और होसपेट के बल्लारी के बीच में तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये तीनों ही सेक्शन देश के रेल नेटवर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इनके बनने से यातायात सुगमता और माल और यात्री दोनों के लिए तेजी आएगी। सबसे पहले 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड के बीच में 3rd और 4th लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच में 3rd और 4th लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनमें जहां कैपेसिटी की ज़रूरत है वो कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। कसारा मनमाड 3rd और 4th लाइन, ये 131 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। कसारा मनमाड बेसिकली मुंबई से नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला सेक्शन है। ये घाट सेक्शन है, हिली सेक्शन है, जहाँ पे ट्रेन्स को मूव करने के लिए बैंकर लगाना पड़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव साथ में लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। विजया एकादशी के दिन माघ 24 शक संवत 1947 के पुण्य अवसर पर 13 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के लिए हुआ था। 1947 में भारत को गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन इन भवनों को तत्कालीन सरकार द्वारा अपने कार्य के निष्पादन हेतु बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। आज हमें हर्ष है कि साउथ ब्लॉक के इस कक्ष में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। ये केवल स्थान परिवर्तन का क्षण नहीं है, यह इतिहास और भविष्य के संगम के भी पल है। इस परिसर ने गुलामी से आजादी और फिर स्वतंत्र भारत की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, गढ़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एयरपोर्ट से वे राज्य अतिथि गृह और वहां से स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी पहुंचकर विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमें 21वीं सदी के पहले 25 सालों और आने वाले 25 सालों पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि आप विकसित भारत के कर्ता धर्ता और चश्मदीद बनने जा रहे हैं। मंत्री ने आगे ये भी बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उठाए गए कदमों के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने नाजुक 5वें स्तर से निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित किया है। साथियों, जब हम आज के दिन इस बात का हमको विचार जरूर करना चाहिए
कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं। आप सब लोगों के को जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, जिसने 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष देखे हैं और जिसको 21वीं शताब्दी के अगले 25 वर्ष देखने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसने अमृत काल का प्रथम 25 वर्ष देखा और वो अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में, यानी हम 100 साल की आजादी के पश्चात एक विकसित भारत में खड़े होने का हमको सौभाग्य मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता भी और चश्मदीद गवाह आप रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना और इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने आने वाले वर्षों में जो आपने शिक्षा हासिल की है, उस शिक्षा का पूरा उपयोग करते हुए मानवता के लिए पूरी ताकत से लगें, ऐसा मैं आपसे निवेदन भी करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी विजनरी लीडरशिप में 2047 का विकसित भारत का सपना, उसके लिए जो बहुत बड़े कदम लिए गए हैं, उन कदम का नतीजे हम अब देखने को हमको मिलता है। आज खुशी की बात है कि हमने पिछले 11 वर्षों में फ्रिजाइल 5 इकोनॉमी में से निकल करके आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं और तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक फोरम हो, उसका कहना है कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी। ये हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। तो इसलिए ये जब सारी इकोनॉमीज अपने आप को स्लो देख रही हैं, तो वही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कराईकल में चुनाव प्रचार के दौरान में एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल की दीवार पर पेंटिंग बनाई और जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोगों में खास उत्साह भी देखने को मिला। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाना और जनता के बीच में सीधे जुड़ना है। उनके इस कदम को राजनीतिक और प्रचार की दृष्टि से काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और कमल चिन्ह की पेंटिंग को देखकर वहां का माहौल उत्साहपूर्वक जोशीला बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 की दिशा में ही कदम बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी देशवासियों से आह्वान किया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर देश सर्वोपरि की भावना के साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। मंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है, वो भारत को विकसित देश बनाने के लिए एक नए पंख देने वाला है। उनका कहना था कि इस बजट के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना और भारत की दिशा में एक मजबूत बढ़ाने को लेकर मजबूत कदम है। 2047 तक बनाने का हम सबका सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसको फिर एक बार उजागर करता है। कल ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव, कर्तव्यों की आधार सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन किया, उस समय सभी को आह्वान दिया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करनी है और सभी ने देश सर्वप्रथम की भावना से अपने अपने कर्तव्यों का
निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक बजट को भी अगर आकलन करना है तो 3 ठोस कर्तव्य जो भारत को भविष्य के लिए तैयार करें, वह इस बजट 2026 का सोच दर्शाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देशवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका के बीच में हुए एग्रीमेंट में देश के हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय किसानों और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया है और कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है। फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा? सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे।
किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे? किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के एक दिवसीय दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी पूर्वोत्तर को विकास की बड़ी सौगात दी है। पीएम डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर ईएलएफ पर उतरे और जहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का शानदार हवाई प्रदर्शन भी देखा है। और इसके बाद पीएम मोदी गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5,450 करोड़ रुपए के अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डिब्रूगढ़ में उद्घाटन किया गया और ईएलएफ उत्तर पूर्व भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है और इसे भारतीय वायुसेना के साथ में मिलकर विशेष रूप से डिजाइन किया गया ताकि आपात स्थिति में सैन्य और नागरिक विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ कराई जा सके। भाजपा का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। साथियों, मैं गर्व से कहता हूं, अगर मेरा सबसे बड़ा कोई क्वालिफिकेशन है, मेरी सबसे बड़ी गौरवपूर्ण मेरे जीवन की बात है, तो वो यही है कि नरेंद्र मोदी भाजपा का कार्यकर्ता है और एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं असम के अपने सभी कार्यकर्ता और भाई बहनों को, संगठन की शक्ति को सर झुका करके नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलती है। हमारा विश्वास संगठन में है। हम राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में जमीन की जड़ों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का दर्शन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, हम लोग एक ही मंत्र को लेकर के जिए हैं। हम लोग एक ही मंत्र को साकार करने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं और वो मंत्र है भारत माता की जय। कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को
कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था, और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर मोदी सरकार कपास उत्पादक और इसके साथ ही किसान और कपड़ा निर्यात दोनों को गहरा झटका दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 18% टैरिफ बनाम 0% और इसको साथ ही उन्होंने कहा कि इसको समझते हैं कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट मंत्री और भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वे भारत और अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को धोखा दे रहे हैं। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।